प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास में कल हमने पढ़ा था कि विभिन्न जो जीव हैं उनको अपने शरीर में अनुरक्षण कार्यों के लिए और मरम्मत के कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं या मरम्मत और अनुरक्षण के कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। तो हमने कल पढ़ा था कि वो सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करे या मेन कहें, मुख्य रूप से कहें तो मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य, रिपेयर और मेंटेनेंस का जो काम है वो यदि करने में मदद कर रही है तो उस प्रक्रिया, उस प्रक्रम को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और हमने कल मुख्य 4 लाइफ प्रोसेस की बात करी थी: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। इन चारों में से कंटेंट वाइज अगर बात करें तो हम आज सबसे पहले पोषण की बात करेंगे कि पोषण क्या है। तो कल हमने पढ़ा था कि ऊर्जा की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए, जो ऊर्जा हमें चाहिए उसकी आपूर्ति के लिए हमें बाहर से कुछ पदार्थों का अवशोषण करना होता है, कुछ पदार्थों को लेना पड़ता है और जो पदार्थ हमें ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं हमारे शरीर में वो पदार्थ कहलाता है भोजन। और भोजन को लेने का तरीका कि हम भोजन किस प्रकार लेते हैं, उससे ऊर्जा किस प्रकार निकालते हैं, तो भोजन को लेने का जो तरीका है वो तरीका है पोषण। भोजन के अंदर जो मुख्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करेंगे या ऊर्जा देने का काम करेंगे, उनको हम कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊर्जा की आपूर्ति के लिए या मरम्मत और कार्यों के लिए जो भोजन लेने का तरीका है वो पोषण है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ऊर्जा की तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है? तो जब भी हमारा शरीर कोई कार्य ना कर रहा हो तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब हम कार्य करते हैं तब तो निश्चित है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे कह रहा है कि अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, नए नए प्रोटीन जो हमारे शरीर को चाहिए उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और इन सभी कार्यों के लिए हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है, और जो बाहर से जो पदार्थ हम लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में और इन पोषक तत्वों के रूप में, वो पदार्थ क्या कहलाता है? भोजन। अब निर्भर करता है कि सजीव अपना भोजन किस प्रकार लेगा। तो एक कोशिकीय जीवों के बारे में तो कल हमने बात करी थी कि वो क्या करते हैं, एक कोशिकीय होने की वजह से हमेशा पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं और उनके इमीडिएट सराउंडिंग में, यानी कि उनके आसपास जो पर्यावरण है उससे वो भोजन सीधा विसरण के द्वारा यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अब सजीवों में भोजन को प्राप्त करने के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जो जटिल हैं, उनमें पोषण प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो पोषण करने के लिए, अपने शरीर की विभिन्न आपूर्ति करने के लिए अकार्बनिक स्रोतों से भोजन के घटक लेते हैं या अकार्बनिक स्रोतों से कुछ चीजों को इकट्ठा करते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी पादप जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से। अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब वो लेते हैं तो उनका स्रोत रहता है अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ? कार्बनिक वो चीज है जो जीवों से प्राप्त होगी, पौधों से, जंतुओं से जो चीज प्राप्त होती है वो कार्बनिक है। जैसे लकड़ी कार्बनिक है, पत्तियां कार्बनिक हैं, फल कार्बनिक हैं। अकार्बनिक का मतलब है जो ज्यादातर हमें जमीन से या जमीन से जुड़ी हुई चीजों से, जिनमें जीवन ना हो, उनसे प्राप्त हो, वो चीज कहलाती है अकार्बनिक। अब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, किसी जीवित शरीर से नहीं मिल रही, जीवित शरीर से हम सीधा नहीं ले रहे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो वो एक प्रकार से क्या हुआ? अकार्बनिक स्रोत। तो वो
हरे पौधे क्या करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल लेते हैं मिट्टी से, और ये सरल पदार्थ हैं, इन सरल पदार्थों को लेते हैं, सिंपल से हैं CO2 और H2O, इनको लेते हैं और जटिल पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, जैसे वो ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12O6, जिसमें हमने बात करी सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल हैं। परंतु दूसरे प्रकार के जीव, एक तो अकार्बनिक स्रोतों से ले रहे हैं, दूसरे प्रकार के जीव हमारे जैसे जीव हैं जो कार्बनिक पदार्थों से जटिल पदार्थ लेते हैं, कार्बनिक यानी कि जंतुओं से और पौधों से जटिल पदार्थ लेते हैं और उस जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे पौधों ने जो ग्लूकोज बनाई वो स्टार्च या सुक्रोज के रूप में, या फिर पौधे ने कुछ अन्य रूप में उसको संचित कर रखा है, और हम पौधे के फल को खा करके, उससे सब्जी को खा करके, उसकी शाख को खा करके क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो जटिल चीज हमने ली, परंतु उन जटिल चीजों को सीधा का सीधा हम पूरे शरीर में नहीं घुमा सकते। उसका उपयोग कब कर पाएंगे, जब जटिल चीज सरल चीजों में बदल जाए। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, जो प्रोटीन है, वो टूट करके सरल चीजें बना दे, तब हम इनका उपयोग कर पाएंगे। तो हमारे जैसे जो जीव हैं वो क्या लेते हैं, जटिल पदार्थ लेते हैं और उसको किस में बदलते हैं, सरल पदार्थों में। अब ये प्रक्रिया कि जो जटिल पदार्थ है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको सरल में बदलना है, ये प्रक्रिया करने के लिए हमें आवश्यकता होती है एंजाइम की। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम ऐसे पदार्थ हैं जो जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। और ऐसे ज्यादातर जो जीव होते हैं जो ऐसा करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ते हैं, उनमें एंजाइम मौजूद होते हैं। तो पहला प्रश्न बना कि एंजाइम किसे कहते हैं। दूसरी बात यहां है कि हम विषमपोषी जीव जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं या पौधों पर निर्भर जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या है, विषमपोषी हैं, और हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित रहना होता है। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं हरे पौधे, या तो हम हरे पौधों को सीधा ही खाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हुआ, या हरे पौधों को खाने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं तो वो क्या हुआ, परोक्ष रूप हुआ। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। और हम करें बात यदि स्वपोषी पोषण की, तो पौधों में होता है, हमें पता है इसका। अब हम स्वपोषी पोषण के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और अच्छे से इसको लर्न करेंगे। स्वपोषी जैसा इसका शब्द है, इसका अगर विघटन करें, तोड़ें इसको, तो हमें दो छोटे शब्द मिलते हैं। स्वपोषी, स्व का मतलब अपने आप, ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोट्रोफिक। तो ऑटो का मतलब भी क्या होता है, स्वयं, ऑटोमेटिकली। स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ अपने आप पोषण करना। अब कोई भी जीव अपना पोषण अपने आप कैसे कर सकता है, तो भोजन क्या है, रासायनिक पदार्थ है, कोई भी रसायन जो हमें ऊर्जा देगा। अगर हमें रासायनिक ऊर्जा मिल रही है किससे, भोजन से, और वो रासायनिक ऊर्जा यदि हम किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर लें, जैसे आपने पढ़ा 7वीं कक्षा में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश का मतलब क्या हुआ, लाइट, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा को सिंथेसाइज कर रहे हैं हम, बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज क्या है, रासायनिक पदार्थ है, यानी कि पौधा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, उसको लेता है और बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, स्टार्च में या ग्लूकोज में। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, और ये एक प्रकार का ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, यानी कि स्वपोषी पोषण है। अब होता क्या इसमें, कहता है यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। अब ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा है, जब हम श्वसन करेंगे तो उसको तोड़कर ऊर्जा निकाल लेंगे। होता क्या है प्रकाश संश्लेषण में, ये हमें पढ़ना होगा, पढ़ा भी है पहले,
थोड़ा सा रिवाइज करने की बात है। क्या पौधा वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, रंध्र छिद्रों से एक्सचेंज करता है। जल लेता है मिट्टी से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है और उन्हें सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल जो उसकी पत्तियों के अंदर कोशिकाओं में मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, 4 चीजें ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल, और उसे किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जुड़ करके बनाती है बड़ा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। यानी कि चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लिखें, चाहे आप स्टार्च लिखें, चाहे आप ग्लूकोज लिखें, सब एक जैसी बातें हैं। और वो जो ग्लूकोज बना उसका उपयोग पौधा करता है किसमें, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेता है। अब पौधा जो ग्लूकोज बनाया है उस ग्लूकोज को तुरंत ही उपयोग नहीं करता, क्योंकि ऊर्जा तो हमें जब चाहिए यानी कि जब जरूरत होगी तभी निकालनी है। इसलिए पौधा उसको स्टोर करके छोड़ देता है, भंडारण कर लेता है, उसको संचित कर लेता है। किसके रूप में, मंड के रूप में। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, जल लिया, प्रकाश लिया, और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उसका इस्तेमाल किया और क्या बना लिया, ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज को संचित कर दिया किसके रूप में, मंड के रूप में। यानी कि स्टार्च और मंड एक ही बात है, स्टार्च के रूप में। तो प्रक्रिया क्या हुई, प्रक्रिया हमारे पास ये हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और क्या बना, ग्लूकोज। साथ में हमारे लिए एक और खास बात है, यहां ऑक्सीजन निकलती है जो जीवनदायिनी है। अब ये जो स्टार्च बनी है इसका उपयोग दूसरे पौधे करते हैं, किसके रूप में, भोजन के रूप में। और यदि उनमें ग्लूकोज टूट करके जो साधारण पदार्थ जो ग्लूकोज बना और उसको अगर एकदम इस्तेमाल नहीं किया जाता तो हमारे शरीर में भी हम संचित कर लेते हैं, और पौधों के अंदर संचित होती है मंड के रूप में, और जंतुओं में संचित होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान देना बात पर। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है उसकी कुछ घटनाओं का हम जिक्र करेंगे यहां। तो 3 मुख्य घटनाएं, प्रश्न आ जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली मुख्य घटनाएं। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करेगा, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पड़ा है उसके ऊपर लाइट गिरेगी, उसको वो अवशोषित कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। कौन, क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी उसने ली उससे दूसरा पार्ट चलेगा, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। और साथ में रासायनिक ऊर्जा यानी कि रसायन बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा, और साथ में जल के अणुओं का विघटन होगा और पानी टूटेगा, किसमें, हाइड्रोजन के रूप में, और किसमें, ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यानी कि उपरोक्त प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकल रही है ये ऑक्सीजन 2 जगह से आ सकती थी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन और पानी में भी, परंतु ये ऑक्सीजन किसके टूटने से आती है, पानी के टूटने से। ये भी हमें नई बात पता चली। और तीसरा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब पानी से ऑक्सीजन टूटा, हाइड्रोजन टूटी, अब जो CO2 है उसमें जो हाइड्रोजन बच गया वो कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन प्रक्रिया है। तो CO2 के साथ जुड़ करके उसको किस में बदलेगा, C6H12O6, यानी कि उसका अपचयन होगा। और तीसरा स्टेप हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो 3 स्टेप हुए, पहला क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी को लेना, दूसरा लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और पानी का टूटना, और तीसरा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये 3 मुख्य घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं, इसको आप ध्यान से याद करेंगे। अब क्या तीनों घटनाएं सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए?
ऐसा जरूरी नहीं है। तीनों काम करने हैं पौधे ने। कार्बन डाइऑक्साइड कभी लेकर के छोड़ सकता है अपने अंदर। जैसे मरुस्थलीय जो पौधे हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वो कब लेते हैं? रात्रि में। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में, यानी कि दिन में। और वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एक उत्पाद बना करके अपने कोशिकाओं में छोड़ लेते हैं और सुबह उससे फिर क्लोरोफिल अंतिम उत्पाद बनाता है। तो ये चरण एक के बाद दूसरा हो ये भी जरूरी नहीं है। अब हम पढ़ रहे थे कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा लेगा। अब वो क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो हम इस चित्र को देखें। ये लीफ का ये वाला जो भाग है इसको सामने से काट करके देखा गया है। अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन हो गया एक प्रकार से। तो इसमें ये ऊपर वाली परत जो यहां वाली है और ये नीचे वाली परत जो ये नीचे वाली परत है, यानी कि ये वाली। अब दोनों परतों के बीच में ये ऊपरी परत है, ये नीचे वाली परत है जहां पर एपिडर्मिस होगा और ऊपरी बाह्य त्वचा में एपिडर्मिस के ऊपर मोमी क्यूटिकल यानी कि मोम जैसी हल्की सी परत होगी जो पानी को शरीर से बाहर पत्ते की कोशिकाओं से बाहर जल्दी से नहीं जाने देती, तो पानी की कमी नहीं होने देती पौधे में। इन दोनों परतों के बीच में यहां निचली परत की बात करें तो निचली परत में यहां क्या है? छिद्र है एक, दोनों कोशिकाओं के बीच में जगह है। इसमें जो ये कोशिकाएं हैं ये है द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल, स्टोमेटा है ये, क्योंकि पत्ते में निचले हिस्से पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं इसलिए निचले हिस्से पर इसने स्टोमेटा दिखाया है। और जो बीच में ये जो परतें हैं ये मेसोफिल सेल्स हैं और इनके अंदर ये जो हरे हरे जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल है और ये क्लोरोफिल क्या होगा? सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्ब करेगा। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि क्लोरोफिल कहां है। और यहां से स्टोमेटा क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज करेगा। जब ऑक्सीजन लेनी होगी ऑक्सीजन लेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चित्र जिसको आप बना सकते हैं। क्या लिख रहा है? कोशिकांग हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के क्लोरोफिल से भरे हुए कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट हैं जो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करते हैं। अब यहां पर हम एक क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं जिसमें हमें यह पता चलेगा कि क्लोरोफिल आवश्यक है। अब चार चीजें जरूरी हैं कि नहीं है पौधे को। पहली चीज कौन सी? पानी। अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो पानी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी रुक जाती है अगर पानी नहीं मिलेगा पौधे को। तो दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। तीसरा, प्रकाश ना मिले तो क्या होगा? तो उसके लिए आपने छोटी कक्षाओं में एक क्रियाकलाप पढ़ा था कि एक पौधा लो, उसे काफी दिनों के 2-3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ दो, तो उसके अंदर पत्ती में जितना भी मंड है, जितना भी स्टार्च प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। बाद में एक पत्ती के ऊपर काली पट्टी लगाओ, लीफ लेंगे आप और उसके ऊपर एक लीफ के ऊपर गमले में पौधा है काली पट्टी लगा देंगे और उस पूरे पौधे को फिर अंधेरे कमरे से कहां छोड़ेंगे? प्रकाश में। तो जो बिना काली पट्टी वाला हिस्सा है उसमें जब मंड का परीक्षण करेंगे तो वहां तो हमें मंड मिलेगा, और जो काली पट्टी लगाई थी उस हिस्से में जब मंड का परीक्षण करेंगे तो वहां मंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि काली पट्टी के नीचे प्रकाश नहीं जा पाया और लाइट जब नहीं जा पाई तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना। समझ में आया? यानी कि स्टार्च का परीक्षण करने पर हमें पता चला जहां लाइट नहीं गिरती वहां स्टार्च नहीं बनता, और इसका मतलब लाइट जरूरी है। दूसरा, हम ऐसा कैसे पता चला सकते हैं कि पौधे को क्लोरोफिल चाहिए? किसी ने बताया तो है नहीं, अदृश्य शक्तियों ने तो नहीं बताया हमें कि क्लोरोफिल चाहिए, भाई लिख दो किताब में। कैसे पता चला कि क्लोरोफिल जरूरी है? क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक
लीफ दिखाई हुई है जिसमें कुछ पार्ट हरे हैं और कुछ पार्ट येलो यानी कि सफेद भी हो सकते हैं। ये ऐसी पत्ती को हम कहते हैं सबलित पत्ती। मनी प्लांट में ऐसी धारियां सी होती हैं, कहीं पर हरे ज्यादा होता है, कहीं पर पीला सा होता है पत्ता। सबलित, वेरिएटेड लीफ। अब इस पत्ती में जो येलो वाला हिस्सा है वहां पर क्लोरोफिल नहीं है, और जो हरे वाला हिस्सा है वहां पर क्लोरोफिल है। इसका मतलब जहां क्लोरोफिल है वहीं पर स्टार्च बनना चाहिए, जहां पर क्लोरोफिल नहीं है वहां पर स्टार्च नहीं बनना चाहिए। अगर आपने जो ऊपर पढ़ा है वो सही है तो, कि क्लोरोफिल की आवश्यकता है। तो इस पत्ती को, ऐसे पत्ती वाला आपने क्या लिया, एक पौधा लिया, उसको 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में हमने छोड़ दिया। अंधेरे कमरे में क्यों छोड़ा? ताकि उसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए। अब स्टार्च नहीं है उसके पास। फिर हम उसको कहां रखेंगे? सूरज के प्रकाश में। सूरज के प्रकाश में रखेंगे तो सबलित पत्ती वाला जो पौधा है वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, मंड बनाएगा। फिर उसकी एक पत्ती ऐसी तोड़ ली आपने, फिर उसको कहां डाला? उबलते हुए पानी में उबाला उस पत्ती को। ये क्यों कर रहे हैं? ये प्रक्रिया हम स्टार्च का पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि कौन से हिस्से में स्टार्च है और कौन से में नहीं। फिर हम उसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो देंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। अल्कोहल को पानी के अंदर उस बीकर को रख करके पानी के थ्रू गर्म करेंगे, सीधा गर्म नहीं करेंगे। अल्कोहल को जल उष्मक में रख करके गर्म करेंगे। पहले उबलते पानी में पत्ती को डाला, फिर हमने अल्कोहल में उबाला, फिर पत्ती का कलर डीकलराइज हो जाएगा। आपको ऐसा हरा या पीला ऐसा कलर नहीं दिखेगा। किसमें? अल्कोहल में उबालने पर। उसके बाद हम पत्ती पर डालेंगे, बाहर निकाल करके उसमें डालेंगे आयोडीन का विलयन। आयोडीन क्या करेगा? जहां पर स्टार्च होती है वहां पर आयोडीन उस स्टार्च से जुड़ जाता है और गहरा नीला रंग पैदा करता है। तो जहां जहां स्टार्च बनी होगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान वहां नीला रंग हो जाएगा, और जहां नहीं बनी वहां नीला रंग नहीं होगा। तो हमने आयोडीन में डाल करके, विलयन में डाल करके उसको धो लिया। फिर पत्ती को ट्रेस किया कि कहां कहां रंग में फर्क आया। तो हमने क्या देखा? रंग में ये फर्क आया। क्या फर्क आया? जहां हरा रंग था वहां तो नीला रंग बना, यानी कि वहां तो स्टार्च पैदा हुई। और ये प्रयोग से पहले जहां हरा रंग था, प्रयोग के बाद वहां नीला रंग हुआ, क्योंकि वहां पर स्टार्च थी। यानी कि जहां जहां हरा रंग था वहां वहां स्टार्च बनी, और वहां पर आयोडीन की वजह से नीला रंग आया। जहां पर पीला रंग था वहां पर कोई रंग नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप हमें बताता है। अब पौधे ने पानी कैसे लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेनी है, तो मैंने बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? रंध्र छिद्रों की वजह से। तो ये 2 स्टोमेटा के चित्र हैं स्क्रीन पर। एक में रंध्र छिद्र खुला है यहां, दूसरे में रंध्र छिद्र क्या है? बंद है। तो 2 प्रकार के स्टोमेटा यहां दिखाए हुए हैं, एक खुला हुआ और दूसरा क्या? बंद स्टोमेटा। क्या है स्टोमेटा? रंध्र छिद्र क्या है? पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इसमें ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये अन्य कोशिकाएं हैं जिसको घेरे रखती हैं चारों तरफ से। रंध्र छिद्र कब खुलेगा, कब बंद होगा, इसमें मुख्य भूमिका होती है द्वार कोशिकाओं की। यदि द्वार कोशिकाओं में पानी अंदर चला जाता है तो वो फूल जाती हैं, और फूलने के बाद उनकी आकृति राजमा जैसी, जैसे यहाँ ऐसे दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से उनके बीच में गैप बनता है, और वो गैप क्या कहलाता है? रंध्र छिद्र। और जब द्वार कोशिकाओं में से पानी बाहर निकल जाता है तो वो फ्लैसिड हो जाती हैं, और उसकी वजह से फूलती नहीं है, अब पिचक जाएंगी, जिसकी वजह से उनके बीच में जगह नहीं बचेगी। और जगह नहीं बचेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई छिद्र नहीं होगा। रंध्र छिद्रों का काम क्या है? एक, ये तो हम पढ़ रहे थे कि पौधा जो है
वो इन्हीं प्रकाश संश्लेषण से अपना स्टार्च बनाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से लेता है? रंध्र छिद्रों से। रंध्र छिद्र के दो काम, पहला गैसों का आदान प्रदान। प्रश्न आता है रंध्र छिद्र क्या है और वो क्या क्या काम करता है? तो पहला काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान। और दूसरा, इससे वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया होती है। सतह से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और इस वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधा पानी जमीन से उठा पाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। तीसरा प्रश्न, रंध्र छिद्र किस प्रकार खुलते हैं और बंद होते हैं? इसका मैंने आपको बताया कि ये खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है, और द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाता है, और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, पानी बाहर आता है, तो छिद्र बंद हो जाता है। ये अगला प्रश्न। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा। अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। इसका जिक्र हम यहां कर पाएंगे। यहां दो पौधे लिए गमले में लगे हुए, एक दोनों को बेल जार से ढक दिया, ये बेल जार है, और एक में प्याली में रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? अपने आसपास जो CO2 है उसको अवशोषित कर लेता है। KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। दूसरे में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा, तो जिस पौधे में के गमले के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। उस पौधे की पत्तियों को अंधेरे कमरे से प्रकाश में रखने के बाद जब हम चेक करेंगे तो उनमें स्टार्च का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसने अवशोषित कर ली। किसने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, इसलिए स्टार्च नहीं बना। और जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा उसमें स्टार्च का निर्माण हो गया। तो इससे पता चलता है कि इसमें CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से CO2 नहीं थी, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो इससे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पौधे को है। ये प्रायोगिक व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। बाकी कल से हम विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत कुछ अन्य चीजों के बारे में। धन्यवाद।